आप लोग देख पा रहे होंगे भैया कितने नकली डीएपी के कट्टे पकड़े जा रहे हैं, कितने पोटास के पकड़े जा रहे हैं। नमक को पोटास बना के 1600-1700 रुपये में बेचा जा रहा है एक 50 किलो का बैग। इसी तरह पेस्टिसाइड के अंदर किसान बेचारा क्या जांच करे, उसके पास कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। 4 महीनों के अंदर मैंने सारा कर्ज उतार दिया। लेकिन आज का जो मॉडर्न फार्मर है ना, उसको गमछे की जरूरत नहीं है, उसको व्हाइट शर्ट की जरूरत। पैसा दे जाए तो हो सकता है एक छोटी सी जो पालक की फसल है ना, वो भी आपको लखपति बना जाए, और बना जाती है। अगर इस देश की इकोनॉमी को कोई बढ़ा सकता है ना, तो वो एकमात्र किसान है। किसान को आप 10 रुपए दो, वो 15 रुपए की कोशिश करेगा बाजार के अंदर उस पैसे को डालने की। और लड़की के बाप से बोल रहा हूँ और लड़की से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी सी जो फार्मर का बेटा है ना, उसके प्रति अपनी थोड़ा सोच बदलो। जब मेरी बीवी मेरे पास आई थी ना, मैंने उसको पहले रात ये बता दिया था कि मैं देख किसी नौकरी में नहीं लगूंगा, मेरे को अपनी खेती करनी है। देखो महाराष्ट्र की अगर मैं बात बताऊँ ना, तो महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा खर्च होता है खेती में। तो अभी तक के बातचीत से ये हमें पता लग रहा है कि खेती में पैसा तो है, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अभी हम इसी साल का डाटा हम देखते हैं, 3 महीनों का, जनवरी फरवरी मार्च, तो बहुत शॉकिंग डाटा निकल के आता है। अभी आर्टिकल्स आए थे कि 750 प्लस फार्मर्स अपनी जान गंवाई है। ये महाराष्ट्र की बात है जी। तो इसके लिए सबसे बड़ा क्या कारण होता है किसान अपनी जान गंवा देते हैं फार्मिंग में? दोस्तों, मेरे 4 साल की डिग्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर चलाना सिखाया गया था, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पूरा फार्मिंग करना सिखाया जाएगा। मैं आ चुका हूँ राजस्थान, और आपको मिलाने वाले हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस फार्मर से। जिस तरीके से बॉलीवुड में किंग माने जाते हैं शाहरुख खान, 25 सालों से वो इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, उसी तरीके से राजस्थान के किसान हैं, 25 सालों का तजुर्बा रखते हैं, तो ये फार्मिंग में ये किंग माने जाते हैं। तो इनसे बात करने के लिए मैं इनके फार्म पे आया हूँ। अगर आप भारत के नागरिक हैं, छोटी मोटी लैंड है आपके पास, छोटे फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं, एलाइड सेक्टर में कुछ भी करना चाहते हैं, एक स्टूडेंट हैं, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। हमने बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात किया है जो कि बहुत ज़रूरी था, उसके बारे में कोई बात उठाता नहीं है। तो ये सारी कन्वर्सेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे सर आपका। राजस्थान में आते हुए देख रहा था चारों तरफ अभी के टाइम पे बाजरे की खेती चल रही है। हमारे यहाँ पर जो परंपरागत खेती है ना, वो इस टाइम में खरीफ सीजन में, अच्छा, वो बाजरे की है। सबसे बड़ी खेती बाजरे की है। बाजरे की खेती है ना, वो बगैर पानी के हो सकती है, बरसात से। एक बार बरसात हो जाओ, बाजरे की बुआई कर दो, उसके बाद उसके अंदर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और 70-80 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है क्रॉप। और अब तो रेट वेट भी इसके ठीक मिल रहे हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर आप लोग पता है कि बाजरे के मामले में राजस्थान अग्रणी राज्य है, सबसे ज़्यादा बाजरे उत्पादन यहीं पर होता है। इस वजह से लोग बाजरा बो देते हैं हमारे। आपके पास कितनी लैंड है सर फार्म? मेरे पास कुल 10 बीघा ज़मीन है। 10 बीघा अभी, हाँ, जो मैं अपनी खुद की कर रहा हूँ। इससे पहले जब तक हम यूट्यूब पे नहीं थे, उससे पहले हम और दूसरी ज़मीन लीज पे लेके भी करते थे, लगभग 20-25 बीघा और फालतू। अच्छा। और आपके वीडियोस हम बहुत फॉलो किए हैं और देखते हुए आ रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी टाइम से आप बना रहे हैं वीडियोस। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया आप, कैसे वीडियो क्रिएशन में कैसे आना हुआ? वीडियो क्रिएशन में आने के पीछे भी एक राज है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा। हमारे पास एक बार एक क्रॉप थी मूंगफली की। अच्छा। तो मूंगफली की फसल के अंदर वो भी मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी। मूंगफली का हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा जिस चीज़ में एक्सपर्टीज में ज़्यादा वेजिटेबल करता था, जैसे ऑनियन है, मिर्ची है, इस तरह की, कॉटन वोटन, ये हमारी परंपरागत होती थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने मूंगफली बोई थी। तो मूंगफली में कुछ बीमारियां आई थी, जैसे उसमें शुरुआत में ही बुआई करने के बाद पौधे ख़त्म हो रहे थे, उनमें जड़ गलन वाले ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी। तो पूरा का पूरा खेत ख़त्म होता जा रहा था। तो अपने पास जानकारी थी नहीं मूंगफली के बारे में, यार क्या कुछ हो सकता है। जो थोड़ा बहुत था अपन को फंजीसाइड वगैरह स्प्रे करना, वो करके देख लिया था, कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। अच्छा। तो यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मैंने देखा भाई वहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ थे वीडियोज़ जिनके अंदर सही जानकारी नहीं थी कुल मिला के। और फिर बाद में मेरी फिर रुचि बढ़ी दूसरी फसलों के बारे में देखना। उस टाइम पे मैं यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था। कोरोना के बाद है? कोरोना का टाइम था। और दूसरा इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि उस टाइम के ऊपर हमारे देश के किसान हैं वो बैठे थे कहाँ पे, सिंघू बॉर्डर पे। अच्छा। दिल्ली को जाम कर रखा था चारों साइड से, किसान आंदोलन चल रहा था बहुत बड़ा।
उस टाइम के ऊपर हमने ये कंटेंट क्रिएशन का काम स्टार्ट किया था। हम समझ चुके थे कि भैया प्रॉब्लम दो सामने आ चुकी थी, ना तो सही जानकारी फसल से संबंधित हमें मिल रही किसानों को, सही, और दूसरा है किसान इतने ज़्यादा परेशान हैं कि भाई वो सड़कों को जाम करके बैठे हैं। कुछ हमें आगे बढ़कर कुछ करना है। आपने इसमें कोई शिक्षा वगैरह लिया था कि सब एक्सपीरियंस पे ही? भाई देखो, मेरा मानना है खेती के अंदर, मेरा मानना है कि खेती में किसान से बड़ा कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं है, उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अगर वो उस चीज़ को कर रहा है ना, उस पर अगर उसकी पैनी नज़र है, उसको वो अच्छे से कर रहा है, उस पर ध्यान लगा के कर रहा है, आने वाली बीमारी को डिटेक्ट करना जान रहा है, वो सिंचाई व्यवस्था को फसल के अनुरूप ले जाने की कोशिश कर जान रहा है कि कौन सी फसल में कितनी सिंचाई करनी है, कब करनी, क्या कुछ करना है, तो मेरे को लगता है कि उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। सही। तो मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं है कि मैंने कोई एग्रीकल्चर स्ट्रीम से पढ़ाई की हो या फिर कोई BSc MSc कर रखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। साधारणतः एक किसान है, बस बचपन से वही। और फार्मिंग देखिए, हम देखते हैं तो यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी सर्च करते हैं तो एक बहुत ही ऐसा इमेज बना हुआ है किसानों का, हमेशा सैड फेस ही आता है जी। आप इतने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, तो सच में ये रियलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारा खेती के अंदर आने के पीछे भी यही कारण था। अच्छा, खेती के अंदर आने का आपसे मैंने अभी बताया था यूट्यूब पे आने का कारण क्या था, मैं बता रहा हूँ आपको। खेती में पूर्णतः खेती के अंदर घुल जाने का कारण क्या था। और बचपन से 13 साल की उम्र से खेती करता आ रहा हूँ मैं। 13 साल छोटी उम्र में जब बच्चे खेलने की उम्र होती है, उस टाइम से मैंने अपना फावड़ा संगवा लिया था, ले लिया था हाथों में। तो उसके पीछे भी यही था, हम शुरुआत से जब पढ़ते आ रहे थे ना किताबों को, उसके अंदर दिखाया जाता था किसान को उसका गरीब परिदृश्य। उसको एक फिल्मों में भी यही दिखाते, फिल्मों में भी वही दिखाया जाता। मदर इंडिया फिल्म देखिए मैंने कई दफ़ा देखी भाई। वो हड़ को लेकर चलना, उसके पीछे पीछे उसके दोनों बेटे वो बैल बन रहे हैं, उसकी माँ वो बेचारा बहुत पर। जितनी भी फिल्में देखी तो उसके अंदर सब में यही था, किसान गरीब, किसान गरीब, किसान गरीब। किताबों में पढ़ा तो किसान गरीब, अखबारों में पढ़ा तो किसान गरीब, कहीं पे भी आंदोलन हो रहा है तो वो किसान कर रहे हैं। कुल मिला के ये था कि एक ऐसी मनोदशा बना दी गई हमारे देश के अंदर किसान के प्रति कि उसको हीन भावना से देखा जा रहा था। हीन भावना से मतलब किसान है तो तू एक तरह से उसके साथ छुआछूत से दूर हो जा, वरना बीमारी हो जाएगी मेरे भी भाई अगर मेरे पास आ गया। किसान का बेटा वो किसान नहीं बनना चाह रहा था। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की। एक डॉक्टर का बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, राजनीतिक का बच्चा राजनीतिक में जाएगा, कोई भी राजनीतिज्ञ हो उसका बच्चा राजनीति में जाएगा, है ना। कोई बिजनेसमैन है बढ़िया है उसका बेटा बिजनेस करेगा। लेकिन एकमात्र ये ऐसा समुदाय था जिसके अंदर उस बाप का बेटा उस काम कभी नहीं चाहेगा कि वो कभी नहीं करना चाहेगा। लेकिन आप शायद आपके बेटे को BSc एग्रीकल्चर करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल करा रहा हूँ। मेरा बेटा देखो 10th में बढ़िया था पढ़ाई के अंदर, वो 93% CBSE से था। उसके बाद मेरा टारगेट था मैं उसको कोटा भेजूं LN में या इनमें JEE वगैरह के लिए नहीं, उसको ये कराना नीट कराना डॉक्टर बनाना उसको। अच्छा, पूरी तरह से एकदम बच्चा भी तैयार था, मेरे को डॉक्टर बनना है और मेरे को विश्वास था 100% वो बन जाएगा डॉक्टर। बस ये जब से वो आंदोलन था ये यूट्यूब किया, उसके बाद देखा यार तू अपने इस दिमाग को डॉक्टरी के लिए तो बहुत और 20-22 लाख बच्चे नीट पेपर दे रहे हैं ना, यहाँ पे आ जाए इसके अंदर दिमाग लगा। तो फिर मैंने बच्चे को 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दिला दिया और बढ़िया शिक्षा के लिए मैंने उसको जयपुर भेजा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अच्छा, कि तू अच्छे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तेरा अच्छा एडमिशन होगा। तो वहाँ पे गया। उसके बाद 12th के अंदर क्या जयपुर के अंदर हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे थे, फिर मैंने उसको उदयपुर भेजा 12th के लिए। तो अभी आपको खेती में हेल्प करते हैं? हाँ, वो मेरे यहाँ पे जब था वो 10वीं क्लास तक भाई मेरे साथ था वो बंदा, हर चीज़ मेरे साथ। स्प्रे करना है खेत के अंदर, खाद वाद डालना है, उसको पता था कब कौन सी बीमारी कैसे आ रही है, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल हम सब घुल चुके थे एकदम खेती कर रहे थे। मेरा भाई छोटा कंपनी में जॉब करता है होंडा कंपनी में, मैं मेरा बेटा सभी अच्छे से खेती करते थे। तो ये लगता है कि ये डिग्री इम्पोर्टेंट है आगे चल के होने वाली है? तो डिग्री तो इम्पोर्टेंट है लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी कुछ बदलाव करने होंगे। आज भी हम मेरा बेटा बोलता है कि वही उसी ढर्रे से पढ़ाई जा रही चीज़ें जो पहले थी, जिन चीज़ों के खिलाफ फसलों के अंदर रेजिस्टेंस पावर बन चुका है, सही उसी चीज़ को आज भी पढ़ाया जा रहा है, जबकि बहुत आगे अपन पहुंच चुके हैं। अगर अपन बात करें ये पीछे ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई फंगस जनित बीमारी आ रही तो इसमें आज भी
पुरानी चीज़ें डलवाई जा रही है उसके अंदर। मैनकोजेब डालो, ये डालो, वो डालो, है ना। अरे वो तो बहुत पीछे छूट चुका है, उससे तो बहुत आगे टेक्निकल पहुंच चुके हैं। जो वो बीमारी थी मैनकोजेब के खिलाफ, इसमें रेजिस्टेंस पावर आ चुका है। अच्छा, तो भाई ये भी शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी अपन को बदलाव करना होगा। सही। तभी इसका अगर देखो, अगर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट आएगा ना इस सेक्टर के अंदर। मान लो उन्होंने 4 साल डिग्री ले ली है, तो आपसे ज़्यादा वो जानकार हो जाता है? लाइक कोई फार्मर 20 सालों से खेती करते आ रहा है। मेरा बेटा तो हो जाएगा, आपको लगता है? मेरा बेटा तो हो जाएगा। उसमें एक तो जेनेटिकली मुझे पता है कि वो ऑलरेडी पहले से एक फार्मर वाले गुण तो उसमें है ही, मेरे जितने। अब वो जो पढ़ाई कर रहा है और आगे अभी तो उसका चल रहा है, अभी तो वो बीएससी कर रहा है, आगे वो मास्टर डिग्री करेगा, उसके बाद हमारी योजना है शायद उसको पीएचडी भी कराएंगे। अच्छा, तो वो 100% हो जाएगा। वो तो एक अच्छा डॉक्टर भी बन जाएगा, अच्छा साइंटिस्ट भी बन जाएगा, और वो अच्छा काम करने वाला बन जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि खाली डिग्री हाथ में होना बड़ी चीज़ नहीं है, उसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी वो भी बड़ी चीज़ है ना। और कि जो बच्चे देख रहे हैं, लाइक उनको भी रिकमेंड करना चाहेंगे जो 12वीं वगैरह में इस डिग्री में आए हैं? बिल्कुल आओ। और अगर तुम किसान के बेटे हो तो भैया अपने खेत के ऊपर ध्यान दो, अपनी फसलों में ध्यान दो। अपने घर पे जब जहाँ से आप आते हो, स्कूल से, कॉलेज से आते हो, उसके बाद अपने पिताजी का हाथ बटाओ, उस चीज़ को आप समझो। ये भी देखा जाता है कि इनकम बहुत कम है। किसमें? फार्मिंग में। क्योंकि सोसाइटी को यही चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, कितना इनकम, सबसे पहले यही पूछते हैं। कॉलेज से निकले भाई कितना पैकेज मिल रहा है आपको। तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये गलत धारणा है जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा, खेती के अंदर पैसे हैं, बहुत पैसे हैं भाई, लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, खेती दो तरीके, आज के देखो टाइम बदल चुका है, आज का युग। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, जो कामयाबी का पहले क्या था, एक मूल मंत्र था कि खेती में कठिन परिश्रम कर भाई, तू पैसे कमाएगा। अच्छा, कठिन परिश्रम से पैसे नहीं कमा सकता आदमी कम परिश्रम करो और दिमाग से खेती करो। टाइम पे अपनी फसल की बुआई करो, एक योजनाबद्ध तरीके से खेत की तैयारी करो, या फिर जब आप जो भी क्रॉप लगाने जा रहे हो वो देखो कि कौन सी क्रॉप अब की बार मेरे को लगानी है। पुराने डर्रे पे मत चलो कि वही एक चीज़ लगी, जैसे अब की बार किसी सब्जी का रेट अच्छा मिल गया, जैसे मिर्ची अब की बार अच्छी है तो अगले साल किसान उसी पे चले जाएंगे। नहीं, आप दूसरे में बदलो। परंपरागत खेती है, उसके अंदर लिमिटेड है भैया, उसमें तो पता है आपको कितना कमाई हो सकती है। थोड़ा सा अपने खेती में बदलाव करो, है ना। आप देख रहे होंगे किसी भी गांव के अंदर 1-2 किसान अच्छे पैसे वाले होते हैं, जिनके पास हर एक गांव में होगा। आपके गांव में कौन है? हमारे गांव में भी है, हर गांव में होता है। आप सबसे मुझे लगता है, अरे भैया सब गांव में होता है, मैं अपनी नहीं बताऊंगा। होता कौन है वो? जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है। ऐसा? हाँ, वो सबसे अच्छे पैसे कमा रहा होता है। आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि भाई ज़मीन कम है तो क्या ही फार्मिंग करेंगे। ज़मीन ज़्यादा वाला तो मेरा भाई सबसे ज़्यादा कर्जवान है। ज़्यादा ज़मीन वाला है वो ट्रेडिशनल क्रॉप पे जाएगा। तो कुछ बताइए हमें, लाइक कम ज़मीन में कम ज़मीन वाला, जिसके पास कम ज़मीन है ना, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसमें विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। टाइम पर वो फसल की बुआई करता है, अच्छे से बुआई करता है, उसमें खरपतवार नियंत्रण टाइम पे करता है, चाहे वो केमिकल करो या फिर मैनुअली करो। कम ज़मीन कितना मतलब बोल रहे हैं? कम ज़मीन जहाँ तक मेरा मानना है, जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, वो खैर अब तो बहुत रकबा धीरे धीरे घटता आ रहा है, अब तो इतनी ज़्यादा ज़मीनें लोगों के पास नहीं है, लेकिन 2 एकड़ 1.5 एकड़ वाला किसान है वो शायद ज़्यादा अच्छा जीवन यापन कर रहा है, मेरे को लगता है। और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो देखने में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज मिलेगा। वो ये दिखावटी तो उनको बड़े वो होंगे। बाकी तो इन्हीं छोटे फार्मर के लिए बात करते हैं। आपके पूरे 25 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ लाइक अभी तक जैसे आपने खेती किया है, इतने कम फार्म लैंड वाले फार्मर्स, लाइक कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला अभी तक आपको? छोटे में अगर आप ट्रेडिशनल पे जाओगे, गेहूँ, सरसों, धान, ये चीज़ें बोओगे। हाँ, ये तो मक्का वक्का बोओगे, इनमें लिमिटेड है भैया। इनमें तो आप बो तो दूसरा काम साथ में रखो। सही। जैसे पशुपालन साथ में रखो, या फिर कहीं आपको दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ेगी, तब आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। छोटा जो फार्मर है उसको तो देखो भाई वेजिटेबल पे आना पड़ेगा। वेजिटेबल पे आओ आप, मसाला फसलों पे आओ, इन पे आओ आप, उनमें आपको मिलेगा। इनमें भी ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम में आपको अच्छे पैसे मिल जाए। पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 साल अपने देने पड़ेंगे। 3 साल दे दिए तो उसमें 1 साल आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। एक बार अगर आपकी गाड़ी पटरी के ऊपर चढ़ गई ना, जो आउटसाइड जा रही, एक बार चढ़ गई, पैसे का अगर आपको स्वाद पड़ गया,
फिर आप पीछे नहीं हटोगे। जो क्रॉप बताइए, क्रॉप कौन से? अब बहुत मेरे पसंदीदा क्रॉप अगर आप जानना चाहो तो मेरे पहले नंबर पर तो प्याज है। प्याज ये वाली प्याज जो हम बोते हैं। कौन सी बोते हैं आप? हम बोते हैं इस टाइम पे खरीफ सीजन में, अभी अगस्त का महीने चल रहा है ना, अब हमारे खेतों में प्याज की बुआई चल रही है। ये हम केवल 70 डेज में निकाल के इसको बेच देते हैं। पूरे देश में एक अलग सिस्टम से प्याज बोई जाती है जिसको 120 दिन में 130 दिन में निकाल। 70 दिन वाली कौन सी? 70 दिन में हमारे कोई वैरायटी आपके स्पेशल वैरायटी भी होती है ये, और लगाने का तरीका भी अलग होता है। इसके अंदर पहले से छोटी प्याज बनाई जाती है, जनवरी में डाल के उसको मई में निकाल कर रख देते हैं हम, छोटी प्याज बना के बीज से। फिर उसको दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं इस टाइम के ऊपर मेड़ पे। तो वो प्याज है ना, वो प्याज से प्याज बनती है। जो छोटी प्याज हमने लगाई वो ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर से नई स्प्राउटिंग आ जाएगी। अच्छा। और वो 70 दिन में पूरा अच्छा मोटा साइज ले जाएगी। उसमें 2 फ़ायदे हैं। अगर आपकी प्याज जब 30, 35, 40 दिन की है, हो सकता है उस टाइम पर हरी प्याज के अच्छे रेट मिल रहे हो, आल प्याज जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम पर आप बेच दो उसको, वरना उसको मोटा करो। मोटा 70 दिन में उसको निकाल दो। दूसरा इसका एडवांटेज बता रहा हूँ आपको भाई, पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेट प्याज के कब होते हैं? ये नहीं पता मुझे। अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर। हाँ, अक्सर देखना कभी भी जब हंगामा होता है, ये जो भी विपक्षी पार्टियां हैं जो माड़ें बना के घूमती है रोडों पे, या फिर जो आंदोलन करते हैं, है ना, संसद को बंद कर देते हैं, ये वही टाइम होता है जब देश के अंदर प्याज की किल्लत आती है। और उस टाइम पर हमारी प्याज, नई प्याज खेत से तैयार होकर, क्या भाव मिलता है उस टाइम? अलग अलग है। पिछले साल जैसे बताऊँ, पिछले साल 55 रुपये 60 रुपये किलो तक प्याज बिक गया था। अच्छा। ऑन एवरेज मान के चलो आप 20, 22, 25 रुपये तो मिल ही जाते हैं। उसमें नुकसान तो होता नहीं। किसी साल अगर रेट डाउन है तो नुकसान तो जाएगा नहीं, दूसरे साल जब रेट आएंगे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। स्टोरेज कैसे करते हैं? लाइक स्टोरेज नहीं, स्टोरेज करना क्या, निकाल के तुरंत बेचना? अरे भैया, हमारा फंडा सीधा सा है। हम दूध पीते हैं, ना उस दूध को गर्म करते हैं, ना हम उसको जमाते हैं, ना उसका हम दही बनाते हैं, ना छाछ बनाते हैं। हम तो दूध भैंस के नीचे से निकाला और उसको पी जाओ। लाइक जिनको बहुत अच्छा फ़ायदा लेना है तो भाई किसी और सीजन में उगाते हैं, स्टोर करते स्टोर के लिए आपको रबी सीजन में जो दिसंबर में है ना, वो स्टोर करनी क्यों? स्टोर करके फिर आपको इसी टाइम पे बेचनी, लेने के लिए स्टोर करके आपको इसी टाइम पे बेचनी है हमारे साथ। अगर आप प्याज रोक लेते हो, बढ़िया भाव आपको चाहिए, तो आपको हमारे साथ बेचनी है। वो जो स्टोर आपने कर रखी जनवरी महीने से, आपने 6 महीना 8 महीना उसको बचा के रखा हुआ है स्टोर करके, वो आपको इसी टाइम पर बेचनी है। आपकी पुरानी प्याज जारी होगी मंडी में, हमारी नई प्याज जाएगी, हमारी आपसे 5 रुपये किलो वैसे ही ऊपर बिकेगी नई प्याज। हाँ, इसका फ़ायदा तो ले सकते हैं फिर। हाँ। और अभी प्याज के अलावा भी बताइए कुछ और। प्याज के अलावा लहसुन है। लहसुन कितना अच्छे पैसे दिए। फार्मिंग में देखो, फार्मिंग में ऐसा नहीं है भैया, सरकारी नौकरी के अंदर तो आपको मिलेंगे परमानेंट पैसा हर महीने। अगर 50,000 मिल रहा है, 1 लाख रुपए, वो तो आपका आना है, वो आना है ना। कहीं भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो जो भी आपकी सैलरी वो आपकी आनी है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ओले पड़े, कुछ नहीं। इसके अंदर तो थोड़ा रिस्क तो है। अब रिस्क है तो वो एक कहावत है ना, रिस्क है तो इसके। अगर मोटा कमाना है तो थोड़ा पैसेंस बढ़ा के रखना होगा। किसी साल कम भी गया तो अगले साल छक्का मार जाओ। हमारे यहाँ अलवर में 1-1 करोड़ रुपए की प्याज बेचने वाले किसान हैं। 1 करोड़ रुपए तुम्हारी कौन सी प्राइवेट नौकरी के अंदर मिल जाएगा? बहुत। 1 करोड़ रुपया कंपनियों का पैकेज, 1 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी जो है ना, 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए उसको पूरी जिंदगी खप जाएगी। वो आके क्या करेगा? एक मकान बना लेगा। तो प्याज के बारे में जैसे आपने बताया कि अर्निंग बहुत है, कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप है, तो बस ये मेन रीज़न था आपको प्याज में, मतलब प्याज ग्रो करने में, कि कोई और कारण है कि भाई इतना प्याज से इतना प्यार क्यों हो गया? देखो, प्याज के साथ साथ 4-5 क्रॉप ऐसी है मेरी नज़र में जो अच्छे पैसे देती है, और किसान को मैं बार बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से बोलता हूँ कि किसान की गरीबी दूर कर सकती है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप प्याज को इतना ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हो, या इसी को ज़्यादा इतना प्रमोट क्यों करते हो? तो भाई देखो, मेरी तो, मैं अपनी खुद की पर्सनली बताऊँ, मेरी तो सबसे फेवरेट फसल यही है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। कैसी कहानी? हमारी ज़िंदगी की शुरुआत आप बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि हमें कर्ज के दलदल से बाहर निकालने वाले, या हमें गरीबी से बाहर निकालने वाली अगर कोई क्रॉप थी तो यही थी भैया। एक टाइम ऐसा भी था जब इतने ज़्यादा हम कर्ज में डूब चुके थे कि बैंक के नोटिस तक आ चुके थे हमारी ज़मीन कुर्की के, समझ गए। हमारा फादर है वो
बीमार हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद वो कमाने लायक नहीं था, वो खाट में ही पूरे दिन रहता था। तो आप सबसे बड़े थे घर में? मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब हम 2 भाई उनमें, मैं वैसे चौथे नंबर का हूँ। 3 सिस्टर मेरी बड़ी थी। अच्छा अच्छा। पिताजी हमारे किसान ही थे बेचारे, खेती से सब कुछ जो भी कुछ करना वही करते थे। पूरी जिम्मेदारी आपके सर पे रही होगी। अब उस टाइम पे आई थी वो जिम्मेवारी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो कर्ज था, हम चुका नहीं पाए। बैंक का कर्ज था लगातार भाई, बढ़ता जा रहा था। बैंक वालों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला है या नहीं है, इंटरेस्ट तो लेना उनको, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे फादर है वो एक्सपायर हो गए, मर गए। मरने के बाद भाई अब और ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी थी। एक तरफ तो जहाँ बीमारी में हम परेशान थे, कर्जवान हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ बैंक का प्रेशर आ चुका था। बैंक वाले उनके नोटिस पे नोटिस आ रहे थे, या तो इस कर्ज को चुकाओ, जमीन दो फिर। हाँ, या फिर ज़मीन गिरवी रखी होती किसान की ज़मीन, तो बैंकों में तब पैसे देते हैं। किसान को कौन पैसे देता है फ्री में? सही सही। आपके करोड़ों रुपए की ज़मीन को लेकर तब वो 1-2 लाख रुपए देते हैं। तो उनके हाथ में सब कुछ था। बोला तुम्हारी ज़मीन है वो हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी, ऐसा वैसा हो जाएगा। तो भाई क्या करें, किताब लेके बैठते थे पढ़ने के लिए, तो सारा दिखता वही था कर्ज। मन कहाँ पे लगेगा भाई, कर्ज दिखता था कि सुबह वो कर्ज मांगना आएगा, शाम को वो कर्ज मांगना आएगा, दोपहर के टाइम में बैंक वाला आ जाएंगे, इतने दिन में तेने कर्ज नहीं उतारा तो तेरा सब कुछ नीलाम हो जाएगा। आदमी का सारा अगर इज्जत ही चली गई, स्वाभिमान ही चला गया तो क्या है। फार्मर के लिए तो खेती होती है ना। फिर मेरे को इस प्याज ने बचाया। अच्छा। अगले 4 महीनों के अंदर मैंने सारा कर्ज उतार दिया। बैंक का भी कर्ज दे दिया मैंने वैसा कर्ज था वो भी दे दिया। उस साल अच्छे रेट आए और भगवान की कृपा से अच्छी प्याज पैदा हुई हमारी। कि मंडी के अंदर, आज़ादपुर मंडी के अंदर मेरे को लोग, मतलब उस दिन पूरे मंडी के अंदर ये हल्ला हो गया था कि कोई प्याज आई है। लोगों की अगर 100 रुपये किलो प्याज बिक रही है तो मेरी जस्ट 300 रुपये प्याज बिकी थी। अच्छा। इतनी बेहतर क्वालिटी की प्याज थी, इतना अच्छा बम्पर उत्पादन निकल के आया था वहाँ मंडी में। तो मैं फेमस हो ही गया था। साथ में मैं यहाँ पे आया तो मेरे को दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि तू कोई बम फाड़ के आया इतना तगड़ा। मेरे को तो इतना था अच्छा पैसा कमा के आया भाई और कर्ज उतर जाएगा। आके यहाँ पे देखा तो लोगों में चारों तरफ कौतूहल का विषय था कि यार उस बंदे के इतनी तगड़ी प्याज, आसपास के गाँव में भी इतनी तगड़ी प्याज निकली। इंद्रपाल के वो जिसका फादर वो ऐसे एक्सपायर हुआ, छोटा सा बच्चा है, इतनी अच्छी प्याज पैदा की उसने और वो किया। तो भाई वहाँ से हमने वो पैसे जो हमारे आए थे ना, हम पूरी रात भर सोए नहीं। हम सभी, हम भाई बहन सभी जो भी थे, हमारी माता जी थी, पूरी रात हमने वो पैसे गिने बार बार। अच्छा। हमें पता सुबह तो हमारे पास ही रहने नहीं है, चले जाने, तो कम से कम इनको रात भर तो अपने को गिन लो। तो रात भर हम थोड़ा बहुत सो जाते, फिर उठते, फिर पैसे को लेके सारे भाई फिर बैठ के, मतलब एक तरह से ये पहली बार उतना अमाउंट आपने एक साथ देखा? पहली बार जिंदगी में पहली बार देखा था इतना अमाउंट। वहाँ से मैं समझ गया था कि भाई इस फसल के अंदर मादा है किसान को कर्ज से बाहर निकालने का। फिर तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको प्याज में। हाँ, प्याज को क्या है कि शुरू से हमने देखा था ना, शुरू में जब पिताजी के साथ हम थोड़ा बहुत खेतों में जाते थे, काम करते थे, तो इतना पिताजी को पता नहीं था ना। एक तो सबसे मोटी किसान गलतियाँ कहाँ कर रहा है, वो 2 ही चीज़ जानता था, या तो वो यूरिया डालना खेत में या सिंचाई करना। बिना मतलब के यूरिया डाल देता था, या फिर बिना मतलब की सिंचाई, जब फसल में ज़रूरत नहीं है ना सिंचाई की, तब भी वो सिंचाई हो रही है। प्याज के अलावा और मैं फसलें जानना चाहता हूँ। आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बाकी ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं। ऐसे महाराष्ट्र कोई फार्मर हो तो कौन सी क्रॉप वो उगाए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो उसके लिए? देखो, प्याज के अलावा भी बहुत सी क्रॉप हैं। हमने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सी क्रॉप बता रखी है, हम इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से बताते हैं। पैसा दे जाए तो हो सकता है एक छोटी सी जो पालक की फसल है ना, वो भी आपको लखपति बना जाए, और बना जाती है। अच्छा। एक तो इन फसलों का अंदर ना सबसे ज़्यादा मैटर करता है टाइमिंग। आप किस टाइम के ऊपर उस फसल की बुआई कर रहे हो। अच्छा। मैं बताऊँगा आपको 3-4 फसलें भी बताऊँगा जो बहुत तगड़े पैसे देती है प्याज के अलावा भी। लेकिन मैं एक नॉर्मली, अगर कोई किसान, छोटा किसान है जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है, तो वो बोले यार 1 बीघा से मैं कर्ज कैसे उतारूं, तो उसके लिए मैं छोटी फसल बता रहा हूँ। जैसे कि आप पालक की बुआई कर लो। पालक। अच्छा। आप कब लगाओ? आप जुलाई में लगाओ पालक। ओके। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ। आप जुलाई में पालक लगाओ, आपका पालक वो 30 दिन में तैयार हो जाएगा, मंडी के अंदर जाएगा, 50 रुपये किलो मिलेगा, 100% उसको रेट। ये बहुत कम, मतलब कि बहुत जल्दी खराब होने वाली फसल है, तो कैसे इसको बच जाएगा ना। आपका खेत के अंदर बस पानी नहीं भरना चाहिए, इसके अंदर आपको 1-2 छोटी मोटी स्प्रे करनी होती। सबसे ज़्यादा नुकसान तो बारिश से होता है, बाकी इसके अंदर ना तो कोई बीमारी आती है, ना कोई इसके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है।
जिसके अंदर बहुत बड़ा अपन को पेस्टिसाइड का खर्च करना पड़े। अगर रेट नहीं मिला तो रख भी नहीं सकते। रेट उस टाइम पे मिलेगा 100% यार, 28 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही थोड़ी नहीं है। 100% मिलेगा उसको रेट, कोई ताकत नहीं दुनिया की जो रेट ना मिले उसको। जुलाई में लगा दो, मूली लगा दो। मूली पैसे नहीं है ना जिनके पास 10-15 हज़ार रुपये है, वो सोच रहा है कि यार मेरे को तो लखपति बनना है, थोड़ी ज़मीन है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसी टाइम के ऊपर आप जुलाई अगस्त में मूली लगा दो, पैसा मिलेगा 100%। 2-3 महीने में क्रॉप खत्म। अरे वही लगभग 1.5-2 महीने की क्रॉप ही ख़त्म हो जाएगी। अगर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आप और वेजिटेबल क्रॉप में आ रहे हो आप, तो आप खीरा लगाओ। अच्छा, खीरा लगाओ आप जून में जुलाई में खीरा लगाओ। अभी इस टाइम के ऊपर खीरे की जो रेट है वो 20-25 रुपये थोक में जा रहा है। स्टेकिंग करके आप खीरे के लिए शायद क्लाइमेट हर जगह नहीं होगा। नहीं, सब जगह हो जाएगा खीरा, सब जगह हो जाएगा। पॉली हाउस ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। भैया पॉली हाउस हर एक आदमी के पास नहीं है। पॉली हाउस को आप क्या समझते हैं? पॉली हाउस के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है, आपका नंबर पड़ जाता है वहाँ पे लॉटरी सिस्टम में, तो ठीक ठाक है, 10-12 लाख रुपए में काम चल गया। वरना पॉली हाउस आप थोड़े लगा सकते हो हर एक किसान। सही। बाकी पॉली हाउस की ताकत भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी नज़र में या फिर किसी की भी नज़र में ना, राजस्थान कैसा है आप बताइए। ड्राई स्टेट है पूरा, ड्रॉट एरिया। कुछ नहीं, खेती के मामले में क्या होगा? हाँ, कैसा होगा खेती के मामले में? मतलब कि जो कम पानी वाली फसलें हैं वही उगाते होंगे ज़्यादा। मतलब कुल मिला के एक दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान के किसान कुछ ऐसा है नहीं, है ना? ये कि ये लोग मतलब बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसे पंजाब हरियाणा में खेती हो रही है, या फिर जहाँ पे पानी है, नदियाँ भी हैं, वो वहाँ के किसान और वहाँ की खेती है ना, वो अव्वल दर्जे की दिखाई जाती है पूरे देश में, है ना? कि सबसे समृद्ध राज्य खेती के मामले में हरियाणा, उसके बाद पंजाब, है ना, उसके बाद फिर दूसरे स्टेट्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भैया, आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा खेती के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है और नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, या जहाँ के किसान सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो राजस्थान। पिछले 2-4-5 सालों में यहाँ के किसानों ने जो पैसे कमाए हैं वो दूसरे स्टेट के किसानों ने नहीं कमाए। उनके पास पानी ज़्यादा था, उनकी ज़मीन अच्छी फर्टाइल है, मजबूत ज़मीन है। वो किसान खेती को कर रहे हैं किस टाइप से? वो परंपरागत खेती में उलझे हुए हैं, वो गेहूं में, धान में, इन खेती में उलझे हुए हैं। हमारे पास यहाँ राजस्थान में, मेरे पास यहाँ तो पानी है, हमारे यहाँ तो, हम तो हरियाणा के बॉर्डर पे ही है, हमारे पास तो पानी अच्छा खासा है। आप जयपुर के आसपास में जाओ, अच्छा, जहाँ पे पानी नहीं है ना, वहाँ के किसान जो पैसे कमा रहे हैं, शायद पूरे देश में कोई किसान पैसे नहीं कमा रहा होगा। अच्छा, वीडियो के माध्यम से भी हमने बताया, वहाँ पे पॉली हाउस फार्मिंग हो रही है जयपुर के आसपास में। कुछ 5-7 ऐसे गांव हैं जिनको मिनी इजराइल बोला जाता है। अच्छा। पानी खुद का नहीं है, बरसातें होती है, वो उन पॉली हाउस के ऊपर छत पे पड़ती है, उसी को वो स्टोर कर लेते हैं। पास में उनका एक डिग्गी बनी होती है, और गवर्नमेंट ने अच्छा सहयोग दिया है, राजस्थान सरकार ने भी, चाहे कोई भी सरकार आई हो, हमारे यहाँ पे अच्छी सब्सिडी मिली है, लोगों को प्रोत्साहित किया है और पॉली हाउस फार्मिंग चालू की है। तो उसी बारिश के पानी से वो लोग एक साल में 1 एकड़ के पॉली हाउस से ना लगभग 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं वो खीरे से। भाई साहब, आप बोल रहे हो कि यार राजस्थान में कुछ नहीं है। सच में लोग सब पूरे इंडिया में ही पीछे चले जाओ, ये तो वहाँ तक है ना, आप और पीछे चले जाओ, आपको हाँ बाड़मेर, जालोर, पाली एरिया, वहाँ पर पोमेग्रेनेट फार्मिंग, अनार की खेती आज इतने बड़ी स्केल पे होती जा रही है कि वो महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ने वाले हैं आने वाले 1-2 साल में। ओ भाई साहब, आप और थोड़ा साइड में चले जाओ, वहाँ पर खजूर की खेती स्टार्ट हो चुकी है। जो सऊदी अरब से यहाँ से खजूर आ रहा था ना, अभी यहाँ का राजस्थान का खजूर इतना स्वादिष्ट और इतना मतलब पौष्टिक है कि आने वाले टाइम में आपको शायद इन बंद पैकेटों में राजस्थान का खजूर देखने को मिलेगा। तो या फिर नीचे की फार्मिंग में आ जाओ, थोड़ा सा जयपुर एरिया में हमारे इस तरफ आ जाओ, तो यहाँ पे 1,000 बीघा ज़मीन के अंदर हमारे यहाँ पे कोटपुतली एरिया, पावटा कोटपुतली, शाहपुरा एरिया, एक किसान के पास 1,000 बीघा के अंदर वेजिटेबल है। 200-250 बीघा के अंदर उनकी शिमला मिर्ची लगी हुई है, वो 500 बीघा तरबूज बोते हैं, वो इस तरह की बेल वाली फसल कर रहे हैं। तो यार इनमें बहुत ताकत है। किसानों में भी जज्बा होना चाहिए। जज्बा कब होगा? जज्बा कब होगा? वो किसी चीज़ की खोज कब करेगा? जब उसको उस चीज़ की आवश्यकता होगी। भैया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। तो हमारे यहाँ पर पर्याप्त संसाधन नहीं थे, तो लोगों ने खेती के अंदर बदलाव किया तो आज वो
देश के लिए रोल मॉडल हैं और आने वाले टाइम में देखना आप राजस्थान टॉप पे सिरमौर होगा, 100% सिरमौर होगा राजस्थान। मिलेट की फसलें बहुत देखी मैंने। अब मिलेट्स होते हैं अधिकतर यहीं पर राजस्थान में होता है। दूसरा राजस्थान की ओर बता रहा हूँ, मैं राजस्थान का हूँ इसलिए ऐसा नहीं कि मैं भाई बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया में अगर कोई भारतीय कोई उद्योगपति सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, सबसे बड़ा वो किसानी में नहीं भाई, वो चाहे कहीं का हो, कहीं चाहे वो बेंगलोर में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे गुजरात के अहमदाबाद में बैठा हो, चाहे बंगाल के कोलकाता में बैठा हो, चाहे मुंबई में बैठा हो, कहीं पे बैठा हो, वो सबसे बड़ा पैसे वाला उद्योगपति कहाँ का मिलेगा? राजस्थान। वो राजस्थान का मारवाड़ी मिलेगा। मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी मिलेगा ना। हाँ। तो उनके पीछे यही कारण था कि दिक्कतें थी तो वो लोग निकल के आए। बात तो सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। वो लोग जानते हैं रास्ते निकालना। हाँ, रास्ते निकालना जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम दिखाते हैं ना कि खेती के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, खेती से आदमी अच्छे पैसे कमा सकता है, तो ये हकीकत है। इनको हवाई बातें मत समझो। अब बहुत से किसान जो परंपरागत खेती करते हैं ना, वो लोग कई दफ़ा कमेंट वगैरह भी करते हैं हमारे पास भी, यार भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों वो कर रहे हो। तो वो वहीं उसी सीमित दायरे में वहीं पे फंसे हुए हैं। उनको पता है 1 एकड़ में तेरे को 20,000 रुपये मिलना है और वही आखिरी में मिल के रहेगा। आखिरी में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो फिर क्या करेंगे, ये जो आड़ती वगैरह है इनके चक्कर में आके, और वो क्या करेंगे पता है आपको, मैं क्यों बोलूँ मुँह से, सड़कें जाम वगैरह करनी उन लोगों को, ये सब चीज़ें। तो सरकार कैसे सपोर्ट कर रही है राजस्थान फार्मर को? कोई स्कीम्स वगैरह स्पेशल स्कीम है कि? देखो, हमारे लिए इरिगेशन के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। इरिगेशन के ऊपर यहाँ पे जैसे ड्रिप सिंचाई के लिए है, आपको स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए है, या फिर आपको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए डिग्गी वगैरह तालाब वगैरह बनाना अपना खेत के अंदर, उसके लिए पैसे देती है। पॉली हाउस लगाओ, नेट हाउस लगाओ, उसके लिए सब्सिडी वगैरह अच्छी खासी मिल रही है। और अभी तक आपने कौन सी स्कीम का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया? मैंने अभी तक कोई स्कीम नहीं ली। मेरा मानना है कि बगैर सरकारी सहायता के कुछ करके दिखाना, वो हमने किया है भैया। हम कोई सरकारी सहायता, मैंने आज तक हमारा रिकॉर्ड देख लेना आप, एक सिंगल पैसे का कोई सरकारी। किसानों के लिए बहुत सी स्कीम चलती है देश में है, तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको कौन सा लगता है कि भाई ये फालतू में चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका? फालतू में चलाने वाली तो ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। अच्छा। लेकिन वो किसान तक पहुँच जाए ना, वो बहुत जरूरी चीज़ है। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और सरकारों को भी दोष नहीं देना चाहिए इनके अंदर, कहीं ना कहीं भाई कुछ सिस्टम, हमारा भी कुछ गलतियां हैं। कुछ सरकारों जैसे सब्सिडी के मामले में यूरिया के ऊपर हमें सब्सिडी दे रही है, वो 2600 रुपये का कट्टा में 300 रुपये में 260-70 रुपये में मिल रहा है। DAP भी बहुत अच्छी खासी सब्सिडी है, सरकारें दे रही है। हम चाहे कितना ही रुपया कमा लें, उन पर टैक्स नहीं है। लेकिन मैकेनाइजेशन में थोड़ा पीछे है क्या राजस्थान? जो नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में, हम कल देख रहे थे तो लोग हाथ से ही वो बना रहे थे। लाइक अभी भी इन सब चीज़ों में उतना वो इसलिए बना रहे हैं ना, हमारे पास अभी पानी पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास। अच्छा। जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी है ना, तो वो लोग, मैंने अभी बोला ना आपसे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हमारे यहाँ पानी खत्म हो जाए, हमारे यहाँ से आप 15-20 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे ड्रिप सिंचाई से खेती कर रहे हैं। या प्याज की बात करें, ड्रिप से लगा रहे हैं वो प्याज। हमारे यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में, लोग अभी ड्रिप पाए नहीं, वो बस स्प्रिंकलर लगा देते हैं या फिर खुली सिंचाई करते हैं। स्टाइल भी थोड़ा अलग है प्याज का। महाराष्ट्र में हमने देखा तो बड़े बड़े जो बनाते हैं बेड वगैरह बना के उसमें खेती होती है, यहाँ पे तो सिंगल बेड बना रहे हैं। यहाँ सिंगल बेड से हमारी ज़मीन थोड़ा अलग है, उनकी ज़मीन अलग है। महाराष्ट्र वाली बहुत ज़्यादा चिकनी ज़मीन है, हमारे यहाँ पे थोड़ी रेतीली ज़मीन है। बाकी बात वही है कि हम जो एक बेड बना रहे हैं इसमें जल्दी प्याज निकलते हैं। अगर वही बेड हम साइज में भी बड़े होते हैं, हाँ, अगर बड़ा बेड लगाएंगे हम, उसके ऊपर ज़्यादा पौधे अपन लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं फसल हमारी थोड़ी लेट होगी, बीमारियां ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उनमें हवा पास नहीं हो पाएगी। और जो हमारे सिस्टम है ना, जो एक साइड 2 साइड लगाने का जो मेड़ बना के, वो सबसे बेस्ट है। आई थिंक वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे हार्वेस्टिंग का बहुत आसान हो जाता है। हार्वेस्टिंग मशीनें बहुत अच्छी हैं महाराष्ट्र में, तो बेड के बेड आराम से आप बहुत जल्दी, मतलब कि 1-2 घंटे लगाकर आप एक अच्छे खासे जगहों पे आप हार्वेस्टिंग निकाल, बड़े रकबे के अंदर कर रहे हैं वो सब चीज़, बड़े लेवल पे। अभी इतनी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है लोगों को। अच्छा। वो अभी चल रहा है, जैसे काम चल रहा है वो कर रहे हैं, उसी से अच्छे खासे पैसे चल रहे हैं उनका। जिस दिन ज़रूरत पड़ जाएगी उस दिन वो पक्का कुछ ना कुछ नई चीज़ खोज लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर पहले ही सभी चीज़ों में पैसे घुसा देंगे तो प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे फार्मर। देखो, महाराष्ट्र की अगर मैं बात बताऊँ ना, तो महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा खर्च होता है खेती में। पर एकड़ अगर खर्च की बात की जाए ना,
प्रॉफिट तो जो मिल रहा है वो जितना उनको मिल रहा है उतना ही हमें मिल रहा है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। हम 20,000 रुपये में उस क्रॉप को ले रहे हैं, वो 50,000 रुपये लगा के ले रहा है उसी क्रॉप को। मैंने देखा ये चीज़ रियलाइज़ की। अच्छा हाँ, और क्रॉप बताइए। वो बिना मतलब भी ऊपर क्रॉप कवर लगा देते हैं, जिसके ऊपर ज़रूरत नहीं, जिस क्रॉप के ऊपर वो बिना मतलब भी उसके ऊपर लगाते हैं, उसके बावजूद भी नीचे वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो आपने प्याज ही बताया और अब लहसुन बताया था आपने। महाराष्ट्र में कौन सी सबसे बेस्ट क्रॉप ले सकते हैं किसान? जैसे महाराष्ट्र में भैया प्याज तो है ही, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होती है, खरीफ वाली करते हैं, रबी वाली भी करते हैं वो। अच्छा। दोनों हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में जैसे अदरक फसल है, अदरक है, अदरक में सबसे ज़्यादा पैसे देने की क्षमता है। अदरक 1 एकड़ में 20 लाख रुपए तक हो सकता है। 20 लाख रुपए तक अदरक दे सकता है कि भैया। भाई एक साल नहीं है, एक साल देखो, गारंटी तो किसी की नहीं है, गारंटी तो हमारी भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ लेके चलोगे ना कि इस चीज़ में गारंटी है, तो गारंटी तो भाई नौकरी में फिर उसी में आपको वहीं जाओ फिर। अगर पैसा कमाना है तगड़ा तो बगैर गारंटी वाला काम करो। गारंटी वाला काम करोगे तो आपको लिमिटेड पैसा मिलेगा। सही। अदरक के ऐसा है, अदरक 1 साल हो सकता है आपको 20 लाख रुपए एकड़ का दे जाए, दूसरे साल हो सकता है आपका खर्च ही निकल पाए उसके अंदर। रेट के ऊपर डिपेंड करता है ना ये सब चीज़ें। अच्छा। बाकी इस फसल की खूबसूरती ये है कि इस फसल को आप ज़मीन में 5-6 महीने तक रख सकते हो। हाँ। किसी दूसरी क्रॉप को आप इतना दिन तक नहीं छोड़ सकते नीचे। अगर उखाड़ते वक्त आपकी 7-8 महीने की फसल होगी तैयार और उस टाइम पर रेट कम मिल रहे हैं, छोड़ दो उसको, जाने दो आप 15 महीने। 15 महीने जब निकालोगे हो सकता है उस टाइम पर आपको अच्छे रेट मिल जाए, तो अच्छे रेट तो मिले, साथ उसका वजन भी बढ़ गया। ठीक है। इससे अगली फसल जैसे मैंने बताया आपसे लहसुन। लहसुन का वही खेल है भाई, 1 साल अगर रेट कम है, दूसरे साल थोड़ा बढ़ेगा, तीसरे साल इतना बढ़ जाएगा, जेब भर जाएगा। पिछले साल की 2 साल की बता रहा हूँ, पिछले साल 50,000 रुपये तक लहसुन बिका है, 1 क्विंटल। अच्छा। 50,000 रुपये क्विंटल तक लहसुन। अब जिन किसानों के पास अच्छी क्वांटिटी में लहसुन था, करोड़पति बन गए ना। 1 कुंटल कितने एरिया चाहिए 1 कुंटल निकालने के लिए? एक एकड़ ज़मीन के अंदर आराम से 25 से 30 क्विंटल माल निकल जाता है। ओके। 1 क्विंटल एरिया में। फिर तो बनने वाले हैं करोड़पति किसान, जिनके पास अच्छी खासी लैंड है, फार्म लैंड। इससे अगले आलू है। अच्छा। आलू का भी यही फंडा है, 1 साल कम रेट मिलेंगे, दूसरे साल भी हो सकता है कम रेट मिल जाए, अगले साल जब रेट मिलेंगे तगड़े पैसे बढ़ेंगे। आलू उत्पादन की दृष्टि से इन सभी जितने भी ये आपकी कंदवरी की फसल है उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन दे के जाती है ना। तो अगर ये 20 रुपये किलो को रेट मिल जाते हैं आलू को, तो भी अच्छे पैसे बनते हैं इसके अंदर भी। आलू भी हो गई एक फसल। तो कितनी हो गई, 3-4 हो गए ना। हाँ 3-4 हो गए। बाकी वेजिटेबल के अंदर तो देखो भाई, कोई भी फसल लगा लो, किसी साल कम रेट है तो अगले साल उसके तगड़े पैसे मिले ही मिलेंगे। और चाहे मिर्ची लगाओ आप, चाहे कुछ भी लगाओ, है ना। तो इस तरह इनके अंदर है इतना पोटेंशियल कि किसान को, और यही कर सकती है। बाकी परंपरागत फसल है ना, उनसे तो आप अपना बस पेट भर सकते हो, मेरे को लगता है यही हो सकता है। या फिर जिनके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है वो थोड़ा बहुत अपना और काम चला लेगा। तो अभी तक के बातचीत से ये हमें पता लग रहा है कि खेती में पैसा तो है, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अभी हम इसी साल का डाटा हम देखते हैं, 3 महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बहुत शॉकिंग डाटा निकल के आता है। अभी आर्टिकल्स आए थे कि 750 प्लस फार्मर्स अपनी जान गंवाई है। ये महाराष्ट्र की बात है जी। तो इसके लिए सबसे बड़ा क्या कारण होता है किसान अपनी जान गंवा देते हैं फार्मिंग में? देखो भाई, जो किसान अपनी आत्महत्या कर रहा है ना, वो बिल्कुल परेशान होके कर रहा है। बिल्कुल उसके पास जब बिल्कुल सभी रास्ते बंद हो जाते हैं उस टाइम पर अपनी वो आत्महत्या करता है। खेती नहीं होती उनके पास? उसके एक कारण नहीं है, उसके कई कारण हैं। उन सभी कारणों का मैं बताऊंगा बारी बारी। सबसे पहले तो आप वो देखिए किस रीजन से किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ। उस रीजन के अंदर कौन सी क्रॉप है ना वो लगाई जा रही है। 100% वहाँ पर ट्रेडिशनल क्रॉप के ऊपर काम हो रहा है। पहली बात तो उन लोगों ने अपना क्रॉप पैटर्न चेंज नहीं किया है, वो अपने वही पुराने ढर्रे पे चलते आ रहे हैं 100%, है ना। दूसरा, वहाँ के जो फार्मर है ना, या तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मौसम की वजह से भी उनको मार झेलनी पड़ रही होगी। तीसरा, वहाँ पे एक आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वहाँ के जो फार्मर हैं वो एजुकेटेड नहीं होंगे। अच्छा। एजुकेटेड मीन्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनको इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करनी है या फिर सभी को एग्रीकल्चर से BSc करनी है, पढ़ाई करनी है।
हमारे देश का जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, उस टाइम को मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास शुरुआत में जब 2-4 वीडियोस डाले थे हमने, और हमारे पास किसानों से जब मेरी बात होती थी, उस टाइम में किसानों से बात करता था भाई, रात भर बातें करता था। तो मैंने बहुत सी स्टेट्स के अंदर ये देखा था कि किसानों को पता ही नहीं है अच्छा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा फंजीसाइड कब प्रयोग में होता है, उसके अंदर कौन सा टेक्निकल है, कौन सा उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है। वो टोटली डिपेंड थे कहाँ पे, ये जो एग्री रिटेलर्स हैं ना, इनके ऊपर कि भैया ये अरे भाई साहब उनके पास जाते थे और बोलते थे कि भाई मेरी तो धान के अंदर वो बीमारी लगी फला, और भाई मेरे को उस चीज़ का निदान, कोई जानकारी नहीं होती थी। अरे उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं, उनको बस ये पता होता था मेरी धान के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, मेरी गेहूं में ये प्रॉब्लम है, मेरी कपास में ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे मूंगफली में, सोयाबीन में, कोई भी क्रॉप है उसके अंदर ये दिक्कत आ गई। झोला छाप डॉक्टर होते हैं, दवा देते हैं, वैसे वो झोला छापे तो बैठे हैं भाई। हमारे देश के सबसे बड़ी विडंबना एक और बता रहा हूँ मैं, जो ये हमारे जितने भी खाद बीज विक्रेता भाई हैं, हो सकता है उनको हमारी बातें सुन के बुरी लगे, लेकिन ये लोग 1 साल में 1.5 साल में करोड़पति बन जाते हैं। किसान है वो बेचारा नहीं बन पाता, ज़िंदगी भर उसकी औलाद भी नहीं बन पाती। क्यों? उनको बिना मतलब के झोले थमा दिए जाते हैं। सही। अगर कोई चीज़ आपको एक इंसेक्टिसाइड है वो काम करने वाली, उसके साथ 3 चीज़ें गलत जिनका कोई रिजल्ट नहीं है ना, बिना मतलब की चीज़ें हैं, वो टॉनिक के नाम पे, जाइम के नाम पे, कोई बोल रहा है ह्यूमिक है, कोई बोल रहा है ये फुलविक है, कोई बोल रहा है कोई कुछ, इसको ले जाकर डाल दो, हो जाएगी आपकी क्रॉप। सिर्फ अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। अरे प्रोडक्ट सेल करने किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है। दूसरा, सरकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है इन आत्महत्याओं में। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं, सरकारों ने काम किया है, मानते हम, लेकिन इतना भी काम नहीं किया है किसानों को बचाया जाए। कैसे? किसानों की ज़मीन की सबसे पहले ज़रूरत होती है उसकी मिट्टी की जांच की। किसान को बेचारों को नहीं पता मेरे खेत के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है, वो बिना मतलब भी डीएपी, यूरिया, पोटास ला के अपने खेत में डालता रहता है, बिना मतलब के भी। उसको ये नहीं पता क्या है। जिस तरह से हमारी बीमारी होती है, जब तक खून जांच ना करा ले तब तक क्या पता हमारी कौन सी बीमारी है ना। गवर्नमेंटों ने ये तो कर रखा है कि भाई अपनी मिट्टी की जाँच कराओ। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी चलती है, चल रही है, सब कुछ चल रही है। ये सब देखने के अंदर अच्छी लगती है, लोगों को दिखाने में अच्छी लगती है भाई सब चीज़ें, लेकिन ये धरातल के ऊपर कितनी अच्छी है वो एक किसान को पता है। मैं अपनी खुद की बताता हूँ। मैंने पिछले साल अपनी खेत से मिट्टी की जांच कराई। मैंने अपने कृषि अधिकारी को अपनी मिट्टी के सैंपल दे दिए, भाई ये लो, और मेरे को इसके अंदर प्याज की बुआई करनी है, तो मेरे को अभी पूरा 1.5 महीना पड़ा है, तब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसी के हिसाब से मैं अपना खर्च करूँगा। सॉइल के हाँ डेफिशिएंसी पता चल जाएगी। मेरे पास वो जो रिपोर्ट आई ना, आपको सुन के भैया चंबा हो जाएगा। मैं अपनी उस प्याज को बेच चुका था, दूसरी क्रॉप उसमें मैं लगा चुका था, तब मेरे पास उसकी रिपोर्ट आई थी। तेरे खेत में ये प्याज के लायक सॉइल नहीं थी। अरे वो थी ना थी वो तो छोड़ो, हाँ। वो आने का टाइमिंग क्या था, मतलब मैं अपनी पूरी क्रॉप खत्म, मैंने जब मैंने अपना सैंपल दिया था, हाँ। और उस टाइम पे मेरे को प्याज लगाने में 1.5 महीना था। अच्छा। तो मेरे को यार वो तब तक आ जाएगी जब तक मैं अपने इसके अंदर बेसल डोज वगैरह डालूंगा, तब तक रिपोर्ट आ जाएगी 10-20 दिन में। रिपोर्ट आने के अंदर लगे थे 5 महीने। अरे बाप, तब तक हमारी फसल उखड़ के बिक भी चुकी थी। तो कितना कॉस्ट लगा था सॉइल टेस्टिंग का आपको? अरे वो सरकारी है, उन कॉस्ट नहीं लगा, सरकारी काम तो, लेकिन अब सरकारी काम क्यों होना चाहिए ना, यहाँ पे भी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। सरकारों को जवाबदेही तय करनी चाहिए, अपने सिस्टम को थोड़ा स्क्रू टाइट करना चाहिए। और अब टाइम आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे हर विलेज में सॉइल टेस्टिंग लैब होनी चाहिए। हर विलेज में नहीं तो कम से कम यार आपका 10-20 या फिर एक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर 8-10 गाँव के बीच में एक सॉइल टेस्टिंग लैब कर दो। या फिर उसको कुछ पैसे ले लो आप, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दो। वो सॉइल टेस्ट गाड़ी है, वो जाए आपके खेत में और उसका सॉइल टेस्ट करके दे दे, कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट दे, कुछ किसान दे दे बेचारा अपने पास से। वो सिस्टम करो ना। टेस्टिंग में तो कोई पैसे नहीं लगने, लैबोरेटरी तो बैठा सकते हैं, कर सकते हैं ना। दूसरा किसान क्या करता है बेचारा, अपनी फसल का वो बीमा तो कट जाता है उसका, उसने जो केसीसी कर रखा है ना, वहाँ पर उसका बीमा कट जाता है। फसल उसकी ख़राब होगी, उसका बीमा टाइम के ऊपर मिल ही नहीं पाता। हमें तो आज तक मिला नहीं, कई दफ़ा हमारी फसलें भी ख़राब हुई। दूसरा, समर्थन मूल्य के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी फसल है ये तुल जाएगी उस टाइम के ऊपर, भाई हमारे तो आज तक तुली नहीं है। अच्छा। हाँ,
कभी हमारे यहाँ कांटा नहीं लगाया के, लगता होगा जहाँ पे लगता होगा, लेकिन मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। तो जो किसान जो मर रहे हैं ना, उनके पीछे की कहानी बता रहा हूँ मैं, आखिर क्या कारण है, ये कारण ही गिना रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। है ना। इससे अगला है सरकार की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, अपने सिस्टम को मजबूत करे, उनको एक्टिव करे। डीएपी है, पोटास है, यूरिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे भैया कितने नकली डीएपी के कट्टे पकड़े जा रहे हैं, कितने पोटास के पकड़े जा रहे हैं। नमक को पोटास बना के 1600-1700 रुपये में बेचा जा रहा है, एक 50 किलो का बैग। भाई साहब, डीएपी जो मार्बल की खान होती है ना, जहाँ से मार्बल निकलता है, उसका जो पाउडर होता है ना, उसको डीएपी बना के किसानों को बेचे जा रहा है 1400-1500 रुपये में। अब वो खेत में जाकर नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा? आपके खेत में नमक डल रहा है, डीएपी की जगह पता नहीं किस चीज़ का क्या डल रहा है। इसी तरह पेस्टिसाइड के अंदर है। किसान बेचारा क्या जांच करे, उसके पास कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो अपनी डीएपी को जांच करा दे, अपने फर्टिलाइज़र को किसी को भी जांच कराए, पेस्टिसाइड को जांच कराए, है ही नहीं। अगर ज़्यादा बोलेगा तो उसको उस दुकान से माल नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। बताओ जाए तो कहाँ जाए बेचारा, है ना। तो सरकारों को मैं जोर दे के बोलना चाहता हूँ भैया, सरकारों को इस चीज़ के ऊपर जवाबदेही तय करनी चाहिए। जो सरकारी सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहिए, लगातार छापामारी होनी चाहिए। जितनी भी कंपनियां जो भी पेस्टिसाइड बना रही है, क्या वो सही मानक के ऊपर जो चीज़ उसने बाहर लिख रखी है वो अंदर भी है, नहीं है, उस चीज़ की जाँच होनी चाहिए। लगातार सैंपल्स भरने चाहिए, तब जाके किसान अपनी आत्महत्याओं को बचा सकता है, या फिर तब जाके किसान आत्महत्याओं से बच सकता है। वरना लगातार यूं ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि खर्च हमारा खेती के अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पैदावारी घटती चली जा रही है, सब कुछ डालने के बावजूद भी। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए तो प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए। प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए ना। प्रोडक्शन तो कहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगा भैया। फिर रेट है ना, जो समर्थन मूल्य, वो भी किसानों को सही नहीं मिल रहा है, उसके अंदर भी इंक्रीज होना चाहिए। बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से दूसरे सेक्टर के अंदर उनका इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई नौकरियां सरकारी में हो। जैसे अभी एक वेतन आयोग लागू होने वाला है, कौन सा, 8वां अभी 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। उसके अंदर सरकारी कर्मचारी की जितनी सैलरी है ना, वो बता रहे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिछली बार जब 7th पे कमीशन आउट हुआ था इंडिया में, मेरे ध्यान है उस टाइम पर अखबारों के अंदर ये हेडिंग बन के आती थी कि गवर्नमेंट है वो 7वां पे कमीशन आउट कर रही है, तो सरकारी कर्मचारियों के पास इतने ज़्यादा पैसे जाएंगे तो वो उन पैसों को उठा के बाजार में लगाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी है ना वो बूस्ट कर जाएगी। अच्छा। अब उससे आप ये आंकड़े निकाल के देखना कितने % हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई थी, वो पैसा कितना सरकारी कर्मचारियों ने कितना बाजार के अंदर दिया था। अगर इस देश की इकोनॉमी को कोई बढ़ा सकता है ना, तो वो एकमात्र किसान है। किसान को आप 10 रुपये दो, वो 15 रुपये की कोशिश करेगा बाजार के अंदर उस पैसे को डालने की। बात तो सही। अगर उसके पास 100 रुपये आएगा ना, तो वो 150 रुपये का काम करेगा। सही। किसान एक ऐसा तबका है जो पैसों को रोक के नहीं रखता है, या वो उसको सेव करके नहीं रखता है, वो बाजार के अंदर तुरंत डाल देता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ना पैसा सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। बात सही है ना। तो भैया समझ जाओ, अगर इस देश को ऊपर लेके जाना है तो किसानों की जेब में एक साइड पैसा डालो, दूसरी साइड से वो खुद उसकी जेब फटी हुई है नीचे से, यहाँ से डालोगे वो नीचे से निकल जाएगा, तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और अगर उसके पास गाड़ी की कमी है, वो गाड़ी भी खरीदेगा, वो मकान भी बनाएगा, वो प्लॉट भी खरीदेगा, वो बहुत कुछ काम करेगा। डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास उसका जो टैक्स है ना वो कलेक्शन होते चला जाएगा। तो जब तक किसान के पास पैसा नहीं आएगा तब तक वो आत्महत्या भी करेगा, तब तक वो यूँ ही रहेगा, ना उसका बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा बेचारे का, ना कुछ कर पाएगा। तो और कोई कारण, ये सोच आपने 4-5 कारण बताए। दूसरा कारण, अभी तक तो मैंने गिना है कारण ऐसे जो किसान के अलावा थे। अच्छा। सरकारी तंत्र कहाँ पे फेल हो रहा है। हाँ। दूसरा और भी कारण गिना। अब इसके अंदर किसान की भी कुछ कमियां हैं। जैसे किसान की कमियां क्या है? सबसे बड़ी किसान की कमी है भाई नशा। अच्छा। नशा मत करो किसान। मैं समझ रहा हूँ कि आधी समस्या किसान की उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे देश का किसान है ना नशे की गिरफ्त में। कभी हमारे देश का एक ऐसा राज्य था वो सिरमौर था, उत्पादन की दृष्टि से भी, पैसों की दृष्टि से भी, और उसका जो लाइफ स्टाइल थी ना उसकी दृष्टि से भी। बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी वो, ठीक है, वो कमा रहे थे। उस स्टेट के अंदर अब आप जाके देखोगे तो वहाँ के लोग हैं ना अब वो बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। अच्छा।
वहाँ की सिचुएशन ये है, गाँव के अंदर नशा आ चुका है। किसान का बेटा वो नशे करने लग गया, नशे भी बड़े बड़े नशे कर रहे हैं, बड़े। इस किसानों में भी ऐसे शो ऑफ टाइप की होती है, जैसे कोई आईफोन खरीदता है तो देखी देखा वो भी लोन पे आईफोन। उस बात पे भी आऊँगा ना। पहला कारण नशा है। नशे को छोड़ो भाई, कोशिश करो बिल्कुल घर के अंदर नशा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को नशे से दूर रखो। और हमारे देश को अगर कोई आगे चलकर बर्बाद करेगा तो नशा करेगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारे देश का युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है। मैं बहुत सी वीडियो में बोलता हूँ कि जो किसान का बेटा है ना, वो अगर किसानी नहीं करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो गलत रास्ते पे जाएगा। तो उस गलत रास्ते से बचने के लिए भाई अपने काम को करो, जो आपके पास जो भगवान ने आपको दे रखा है, अपना बिजनेस है, इसके अंदर लग जाओ। दूसरा, शो ऑफ मत करो। मेरी कमाई 100 रुपये की है तो मेरे को उसके अंदर बस उतना ही खर्च करें हम जितना खेती में लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि हाँ अगले साल तक मैं उस चीज़ को रिकवर कर लूँगा। अगर मैं 100 रुपये अब की बार कमाया है तो मैं 100 रुपये से 10-20 रुपये ज़्यादा भी खर्च कर लेता हूँ तो मेरे को पता है अगले साल उस चीज़ को मैं रिकवर कर लूँगा। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा चल रहा है। शो ऑफ के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाना, बड़ा बड़ा वो कमाई मेरी 100 रुपये की, मैं 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो कर्ज तो यार ऑटोमेटिक होगा। एक बार कर्ज इस टाइम के ऊपर चढ़ गया और ब्याज है ना वो फिर आपको बाहर नहीं निकलने देगा। फिर आपके पास आखिरी विकल्प आत्महत्या ही बचेगी और कुछ नहीं। तो ये कुछ कारण है आत्महत्या का। तो इसका कोई निदान लाइक कुछ आपने जितने एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने भी बहुत गरीबी से उठ के आप यहाँ तक आए हैं, गाइड कर रहे हैं बहुत सारे किसानों को, तो कोई ऐसा सॉलिड इसका सोल्यूशन है कि ये चीज़ें मत अपनाओ? भाई जो अभी मैंने जो चीज़ें आप लोगों से बताई है ना, इनका अपोजिट है यार, सीधा सिंपल है। सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं जो अप्लाई कर रखी है उनको ज़मीनी धरातल के ऊपर उतारना चाहिए। और जितने भी उनके सरकारी महकमे के अंदर लगे हुए उनके जो कर्मचारी हों उनको टाइट करना चाहिए। उनकी जवाबदेही तय करें कि ये काम तेरे को करना है तो 100% करना है, वरना फिर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरा, किसान है ना उसको नशे से दूर रहना है और शो ऑफ नहीं करना है। बिना मतलब का खर्च मत करो। हाँ, उतना ही खर्च करो जितना आप झेल सकते हो। और इसके अलावा अपने खेती पैटर्न के अंदर थोड़ा बदलाव करो, है ना। आप ज़्यादा भी ना कर सकते हो तो जैसे आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है तो उसके अंदर 1 एकड़ के अंदर अपना बदलाव करो। ट्रेडिशनल से निकल के थोड़ा सा दूसरे वे में चलो। तीसरा, जैसे बेरोजगारी, आज किसान का बेटा है, एक किसान का बेटा अगर खेती करेगा, दूसरा किसान का बेटा उस जो उत्पाद उसका तैयार है उसको बेचने मंडी जाएगा, तीसरा उसको मंडी में बेचेगा, चौथा उसका बाई प्रोडक्ट बनाएगा कुछ भी। इसके अलावा एक्सपोर्ट का भी बहुत लंबा स्कोप है हमारे देश से। एक्सपोर्ट के लिए आप लाइसेंस बनवाओ, एक्सपोर्ट करो उस चीज़ को बाहर विदेशों के अंदर। उनका अलग अलग उनका और भी यूजेज हैं, जैसे कि टमाटर वो उस टाइम पे मंदा है, बिक नहीं रहा, उसको फ्लैक्स करो, फ्लैक्स बना के उसको सुखा के उसको पैक करो और पैक करके उसको पैकिंग में बेचो, अच्छे रेट मिलेंगे। उसका सॉस निकाल दो उसका, है ना। ऐसे उनके अचार मुरब्बे बनाओ। मतलब बहुत स्कोप है अगर कोई करना चाहे तो। छोटे छोटे स्टार्टअप। जो किसान इस तरीके के कदम उठाते हैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं और उनको शायद सही दाम नहीं मिलता होगा मार्केट से कि भाई इतने लागत लगा के हमने उगाया है। बहुत सारे वीडियोस देखते हैं किसान मंडी में ही अपने क्रॉप को बर्बाद कर देता है। होता है। तो ये सही दाम न मिलने की वजह से भी होता है। वो देखो, जब सरप्लस हो जाती है ना मंडियों के अंदर कोई चीज़, मैं बता रहा हूँ, जब तक उस चीज़ को आप अच्छे से बाहर नहीं भेजोगे, विदेशों के अंदर नहीं भेजोगे, उसमें सरकारों का भी काम करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ हमें भी काम करने की ज़रूरत है। स्टोरेज सिस्टम बढ़िया बनाना पड़ेगा। स्टोरेज सिस्टम अगर किसान के पास हो जाएगा तो वो उस चीज़ को जब वो क्रॉप बेमौसम होगी उस टाइम पे भेज सकता है वो। या फिर उसको मतलब कुल मिला के ये है ना कि भाई आप उन चीज़ों को जो आपके खेत से तैयार चीज़ें हैं ना, उनको आप ऐसा मत सोचो कि वो कच्ची चीज़ें मंडी के अंदर जाकर रेहड़ी के ऊपर रख के बिके। उसके अंदर आप और दूसरे अवसर देखो, आप अवसर देखो। वो चीज़ जब मंदी बिक रही है तो उसको अपन किस तरह से दूसरी तरह से उसको पैक करके मंडियों के अंदर लेके जाएं और दूसरे देशों के अंदर भी अपन भेज सकते हैं उस चीज़ को। हमारे देश से सऊदी अरब में और यूरोपियन कंट्रियों में, अमेरिका में बहुत प्रोडक्ट जा रहे हैं, बहुत चीज़ें जा रही। नासिक में सबसे बड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर है ना, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर बैठे हैं।
वो उसको लेके जा रहे जो होती है नासिक में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, अपने पास ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। हाँ, और वो किसान का बेटा ही निकलेगा तभी काम चल पाएगा। आपको लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, लाइक अभी तो जैसे आपकी जो जनरेशन थी थोड़ी थोड़ी बुढ़ी हो रही है, थोड़ा उतने एजेड हो रहे हो, आगे चल के 10-20 साल में आप लोग उतने ज़्यादा फार्मिंग पे नहीं दिखे हुए। हाँ। तो आपके बच्चे या फिर जो यंग जनरेशन है वो आने वाली, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, उतना फीड करा पाएंगे जितना प्रोडक्शन अभी हो रहा है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, वो निकाल पाएंगे उतना प्रोडक्शन तो हो सकता है वो निकाल लें, लेकिन वो बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे? अच्छा, वो ज़्यादा अच्छे से बेच पाएंगे? बेचना वो बेचेंगे तभी जब उनका दिमाग सही से काम करेगा, और दिमाग सही से काम तब करेगा जब वो नशे से दूर रहेंगे। भैया कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर आज ये सिचुएशन है कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना, उनमें से अधिकतर बच्चे नशे की गिरफ्त में आज। कोई स्मैक ले रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई साला दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भैया संगत बहुत खराब, संगत बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट देखना, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे लगता है कि जो मतलब कि थोड़ा इस सबसे बाहर निकलेंगे और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बहुत अच्छा इनकम बना सकते हैं फार्मिंग। बिल्कुल बना सकता है। फार्मिंग सेक्टर ऐसा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो है। तुमने कोरोना में देखा होगा ना, सब सेक्टर धराशायी हो गए थे, कोई बचा था तो एक फार्मिंग सेक्टर बचा था, और पूरे देश को भी इसने बचाया था। हाँ, जो फ्री राशन की स्कीम चली थी, फ्री राशन की स्कीम जब गवर्नमेंट चला पाई थी, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक था। अगर हमारे देश का किसान, अन्नदाता उस अनाज को अच्छे से उगाता नहीं और उसको 2 साल पहले नहीं देता ना सरकारों को, तो सरकार को ये थोड़ी पता था कि तेरा कोरोना आने वाला है, इस टाइम के ऊपर देश के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा। हाँ। तो देश खत्म हो जाता। ये बता रहा हूँ मैं भैया, भूखमरी से आपस में लोग लूट खसोट मच जाती है अगर देश के पास ये एक किसान नहीं होता। दूसरी तरफ जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे ना जो बाहर हैं, गए तो सब गाँवों से हैं। उद्योगपति ऐसा नहीं कोई अंतरिक्ष से आकर शहरों के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर में बैठ गया और वो सीधा यहीं पे आकर जन्म ले लिया उसने। उनकी जड़ें हैं ना वो सब गाँव से है। तो मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के जितने भी उद्योगपति थे ना, उनमें से बहुत से वापस आए तो उस टाइम पर उनके बिजनेस बंद हो गए थे लॉकडाउन में, वापस आए अपने गांव के अंदर। उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं एक ना एक दिन तेरे को यहाँ वापस आना पड़ेगा। कुछ नहीं पता है कब कहाँ क्या, ये जितना भी दिखावटी चीज़ें हैं ना, ये सब कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता। तेरे को बचाएगी तो यही तेरी ज़मीन बचाएगी। और मैंने देखा पिछले साल जाके बाड़मेर जालोर साइड ना, उन लोगों ने सबसे पहले काम किया, अपने खेतों के अंदर अच्छे मकान बनाए। अच्छा, अच्छी कोठियाँ बनाई उन लोगों ने। चाहे वो मत रहते हो, बंद हो, वो अपना बिजनेस वहाँ कर रहे हो, लेकिन उनको पता चला कि हाँ तेरे को एक दिन यहाँ आना पड़ेगा, तू नहीं तो तेरी औलाद जरूर आएगी यहाँ। और अपने उन खेतों को दोबारा से चालू किया, जो बंद पड़े थे ना खेत उनके, जो बंजर पड़े थे, उनके अंदर चालू किया। चाहे उन लोगों ने बटाई पे दिया हो या फिर एक भाई उनका वहीं पे छूटा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में आए हों, मतलब वैसी क्रॉप ना लगा के वो जैसे अनार वनार इस तरह की खेती की तरफ आए। बाकी उन लोगों ने समझा कि हाँ यहाँ पर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, यही बचाएगी। और सबसे बड़ी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था डिपेंड है ना, वो पहले भी इसी के ऊपर थी, आज भी इसी के ऊपर है, और आने वाले टाइम में भी इसी पर रहेगी। किसी के दिमाग में ये हो कि भाई ये जो कृषि प्रधान देश था, ये अब धीरे धीरे अपना तबका, वो जो तमगा इसको मिला हुआ था ना, वो ख़त्म होता जा रहा है और वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है, तो गलत है। अच्छा, इसी के अंदर ही सब कुछ है। नहीं, 18% GST में कंट्रीब्यूशन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कर रहा है तो क्रॉप की तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट रूप से वो सीधा किसानी से जुड़ा हुआ है सब कुछ। इनका जितना भी GST कलेक्शन हो रहा हो, जितने भी टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रहा हो, जितने भी सामान बिक रहे हों, वो कहीं ना कहीं भाई उसकी खपत है ना, वो शहरों की तुलना में कहीं ज़्यादा गाँव के अंदर ही। और गांव का एक किसान है ना, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं सरकार को पैसे दे रहा है ना। और खरीद क्षमता भी किसान के अंदर ज़्यादा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, और पैसा अगर उस पास 1 रुपया आता है तो 1 से 1.5 रुपये खर्च करने की क्षमता भी किसान के पास ज़्यादा। वो नहीं सोचता है कि तेरे पास पीछे कुछ बचा है ना बचा, उसको पता है कि तेरे पास पिछले साल फिर आ जाएगी फसल कर लेगा काम। उसको नहीं है मतलब इस चीज़ से कि तेरे को करोड़ रुपये सेव करना है, उसको पहले अपना बहुत सी चीज़ें कमी, अभी तो मकान भी बनाना है उसको, अब भाई गाड़ी भी लेनी है उसको, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना भी, ये सब चीज़ें भी खाली पड़ी है ना। ये तो अब क्रॉप में तो बहुत मतलब कि बड़ा सेक्टर रही है, उसके साथ साथ एलाइड सेक्टर बहुत बड़ा है हमारा, डेयरी, पोल्ट्री, गोट फार्मिंग,
बाकी चीज़ें। तो दोस्तों आपको हम बाकी दोस्तों से मिलाएंगे, लाइक बाकी बड़े जो फार्मर हैं उनसे मिलाएंगे। अभी सर ये ट्रैक्टर आपके पीछे देख रहे हैं, कब ख़रीदा आपने? ये ट्रैक्टर यार मेरा हो गया लगभग आज 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। तो उस टाइम कितने का पड़ा था? ये शायद 5.5 लाख रुपए का। कितने HP का ये? 39 HP 39 HP का। तो अपने ही फार्म लैंड के लिए यूज़ करते हाँ, हैं? अपने केवल अपने खेतों के लिए। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर की बात चल रही थी, और बताऊँ मैं थोड़ा सा? हाँ बताइए बताइए। हमारे देश के किसानों को सौंफ वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे पंजाब हरियाणा साइड के किसान है, हाँ। अब जिसके पास बड़ी ज़मीन है ना, उसके पास तो बड़ा ट्रैक्टर 60 HP का है, 70 HP का ट्रैक्टर है, बड़े इक्विपमेंट हैं, है ना, चलो उसका चल जाएगा। लेकिन उनको देखा देखने जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है ना, वो भी ले लेते हैं। वो भी भाई 35 HP 39 HP से उतर के ना वो भी चला गया 60 HP पे। तो कुल मिला के ये है ना कि वो जो उसने कमाया था वो फिर दोबारा बड़े इक्विपमेंट खरीदने के ऊपर लगा दिया। तो भाई अपनी ज़मीन के हिसाब से, हमारा कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़मीन के हिसाब से ट्रैक्टर रखो, अपनी ज़मीन के हिसाब से मशीनरी रखो, ज़्यादा इतने बड़े शौफ मत करो, सही है ना, खर्चों पे कंट्रोल करो, नशे से दूर रहो, और टेक्निकली आप खेती करो। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज दिमाग का खेल है सब कुछ। सबसे ज़्यादा मेहनत करता है मज़दूर, उसको मिलते हैं दिन के 600 रुपये, और वो शारीरिक मेहनत करता है सबसे ज़्यादा, सुबह से शाम तक बेचारा लगा रहता है। एक जो AC रूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लाखों रुपए कमाता है दिन का। तो खेती के अंदर भी अपना दिमाग लगाओ और बैठ के सफ़ेद शर्ट पहन के काम करो, अच्छे पैसे कमाओगे। ज़रूरी नहीं पसीना में और गमछा लेके वो पुराना बड़ा वो दिखाना, ये चीज़ है ना। हाँ, नहीं, थोड़ी इमेज बदलने की ज़रूरत है। को देख के लगा नहीं कि जो आप, मुझे लगा था कुर्ते वगैरह में होंगे और गमछे होंगे, पगड़ी होगी, जो फार्मर की एक इमेज बन चुकी है हमारे इंडिया में, गमछे वाली इमेज। ये क्या मेन रीज़न हो सकता है कि भाई उसका बेटा खुद उसके बेटे को नहीं कराना चाहता कि भाई इसमें इज्जत नहीं है, पैसा नहीं है, और आगे चल के जो रिलेशनशिप वाली लाइफ होती है कि भैया लड़की कोई देखने वाला है नहीं, तो बढ़िया से आप जाओ, जॉब वगैरह करो, वहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी, तब जाके कुछ बात होगी। बिल्कुल सही है ये बात भाई। पहले गमछा वाली बात बताता हूँ मैं ना। आप गमछा शुरू में क्यों किसान ने ओढ़ा था? उसके पास गमछा क्यों रहता था? मतलब धूप में काम कर रहा है, क्योंकि धूप में काम कर रहा है, पसीना आएगा, पसीने को बेचारा पूंछ लेगा, या धूप में है तो उसको ओढ़ लेगा, सर ढक लेगा। लेकिन आज का जो मॉडर्न फार्मर है ना, उसको गमछे की ज़रूरत नहीं है, उसको वाइट शर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि उसको पसीना आ ही नहीं रहा, वो दिमाग से खेती कर रहा है, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा उस खेत के अंदर बिना मतलब के। मेरा मानना है खेती के अंदर कठिन परिश्रम की इतनी आवश्यकता नहीं है, अच्छा, जितनी दिमाग की ज़रूरत है। आप दिमाग से खेती करो, ज़रूरत नहीं है आपको गमछा ओढ़ने की। या अब बात आती दूसरी भैया, किसकी? रेस्पेक्ट वाली। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारे देश का जो युवा है या फिर किसान का बेटा है ना, वो बेचारा खेती क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि यार रिश्ते के अंदर अड़चन आती है। किसान का बेटा है ना, फेस किया ये सब। देख हमारे टाइम में तो रिश्ता हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से हकीकत बताता हूँ। मैं जब मेरी बीवी मेरे पास आई थी ना, तो उसकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि तू आगे चलकर पक्का कहीं फौज फाज में, पुलिस में या इस तरह की नौकरी में लग जाएगा। पढ़ाई में बढ़िया था भाई मैं, लेकिन मैंने उसको पहले रात ये बता दिया था कि मैं देख खेती करना है, किसी नौकरी में नहीं लगूंगा, मेरे को अपनी खेती करनी है। कल तू ये सोचे या तेरे दिमाग में कोई ख्याली पुलाव तूने बना रखा हो कि मेरे को तो बाहर जाना है, घूमना है, ऐसे बढ़िया नौकरी वाले के साथ रहना है, तेरी सहेली होगी, कोई होगी, भैया यहाँ तो बंदा किसान रहे। अगर तेरे को किसान अगर रहना है मेरे साथ तो आराम से रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगा। जो तेरी सहेलियाँ जो चीज़ शायद एक्सपेक्ट भी ना कर पा रही हो, वो तेरे को मैं दे दूंगा इस खेती से। ये मैं सच बता रहा हूँ। मैं उसको उसी टाइम पे भरोसा दिला दिया था, लेकिन आजकल के लोग कैसे भरोसा करें, क्योंकि इतना मॉडर्न हो चुका है ज़माना और इतना लो इनकम वाला सेक्टर है, तो कैसे बिलीव? भाई मैं लड़की वालों को बोल रहा हूँ, लड़की के बाप से बोल रहा हूँ और लड़की से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी सी जो फार्मर का बेटा है ना, उसके प्रति अपनी थोड़ा सोच बदलो। फार्मर का बेटा भी बढ़िया लाइफस्टाइल जी सकता है, फार्मर का बेटा भी अच्छी जीवन आपको जिया सकता है, आपको भी सभी चीज़ें हैं ना टाइम के ऊपर जो मूलभूत सुविधाएं वो दिला सकता है। दूसरा, आपके पास वो 24/7 कंटिन्यू बना रहेगा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है नौकरी वाला आया
पूरे साल के अंदर 2 महीने आ गया, 10 महीने बाहर है, ये भी चीज़ें हैं ना। बाकी रही बात भाई पैसों की, पैसे यहाँ भी बहुत खूब है। आज हमारी बीवी भाई गर्व से बोलती है कि मेरा पति किसान है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पति किसान है। मेरे साथ के मेरे जो सहपाठी थे ना, उनमें से बहुत से लड़के अच्छी जॉब पे हैं। जो मेरे साथ थे ना, वो सरकारी नौकरियों में भी, प्राइवेट जॉब भी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छा जीवन हम जी रहे हैं, उनसे अच्छा शायद हमारे पास सब चीज़ें होंगी। नहीं बिल्कुल, जो भी हमने अचीव किया है ना, वो हो सकता है उनसे कहीं ज़्यादा हमारे पास। समाज की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। हर चीज़ से भाई, सब चीज़ों से ना, अपना खेती से सब कुछ, इस खेती ने, इस धरती माता ने हमें सब कुछ, आसमान की बुलंदियां दी है। और मैं तो दोबारा से ये बोलूँगा कि भगवान मेरे को अगला जन्म भी किसान के घर में दे। मेरे को नहीं बनना कोई ज़्यादा इतना बड़ा हो, मेरे को इस किसान के घर में जन्म दे बहुत सुकून से। और मैं अपने बेटे को भी, आपको पता है, BSc एग्रीकल्चर करा रहा हूँ, वरना उसको मैं डॉक्टर बना सकता था, कुछ भी बना सकता था। लेकिन उसको भी एक अच्छा इसी के अंदर, जहाँ तक हमारी सोच है, कोई अच्छा साइंटिस्ट वगैरह इस तरह का बनाने की सोच रहे हैं हम, ताकि किसानों का आगे चल के भला हो सके। नहीं सर, आप मतलब जितना आपको सोसाइटी, मतलब कि फार्मिंग में दिया, आप सोसाइटी को दे रहे हैं उतना वापस दे रहे हैं। और ये भी बता रहा हूँ मैं, जब से हमारा ये चैनल स्टार्ट हुआ था ना, उससे आज 5 साल में मैं भाई साहब छाती ठोक के बोल सकता हूँ, गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे साथ जितने किसान जुड़े थे ना, शुरुआत में उन लोगों को कुछ पता नहीं था बेचारों का, ना सिंचाई करने का पता था, ना टाइम के ऊपर बीमारी को पहचानने का पता था, ना उनको ये पता था कब कौन सी दवाई स्प्रे करनी है और इस दवाई के अंदर कौन से टेक्निकल है। आज वही मेरे किसान भाई है ना, वो दुकान के ऊपर जाके ना, दुकान के ऊपर जाके वो प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते हैं, वो ये बोलते हैं कि मेरे को फला टेक्निकल चाहिए और इस ब्रांडेड कंपनी के मेरे को ये दवा चाहिए। क्या बात है। और भर भर थैले हैं ना, जो पहले भर भर के थैले लाते थे ना, आज उनकी छुट्टी करा दी उन लोगों ने। MP में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे इस चैनल की बदौलत, विशेषकर बता रहा हूँ मैं आपको, प्याज, लहसुन फसल, आलू की फसल, गेहूँ, धान की फसल, सरसों की फसल और जो भी वेजिटेबल की क्रॉप्स हैं ना, उनमें किसानों ने अच्छे पैसे कमाए हैं। इवन लाखों किसान कर्ज से मुक्त हो गए। मेरे को पता, मैं जब उनसे मिलता हूँ, मैं जाता भी हूँ, मेरे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, वो बहुत अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं और बड़ी खुशी होती है जब वो इतना अच्छा कर रहे हैं। वो नहीं, मतलब सबसे बड़ा आपको प्राउड यही फील होता होगा बहुत ज़्यादा, किसी को भी है। अगर आपका मतलब कि टीचर भी चाहता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत आगे जाए, बहुत आगे, और चल रहे हैं, बहुत आगे जा भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अब एक से एक बढ़ के अच्छा कर रहे हैं वो लोग। उम्मीद है सर आपकी जो सोच है और बाकी फार्मर्स भी ऐसी हो और ग्रो करें, पूरे इंडिया को आगे करें और फार्मिंग में जितनी जनसंख्या है वो उसको फीडअप करें। और बहुत अच्छा लगा सर बात करके आपसे। आपके साथ भी यार हम अपने ये अनुभव शेयर कर देते हैं। हाँ, हमें भी अच्छा लगा। ज़रूरी है और लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए ना। हमारा जो युवा आज वो जो बेचारा गलत रास्ते में, गलत डायरेक्शन पे जा रहा है ना, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा मोटिवेशनल थोड़ा सा। ये भी मुझे पता है कि अमीर घर का लड़का कोई नहीं आ रहा है फार्मिंग पे उतर के कि भाई ऐसा कुछ करे, ना तो कोई सेलिब्रिटी आ रहा है फार्मर को प्रमोट करने, ना कोई बड़े घर का बेटा आ रहा है कि भाई चलो खेत का वीडियो बनाते हैं या फिर किसी किसान से बात करते हैं। कोई नहीं आ रहा है इंडिया में, कोई नहीं आ रहा। तो वही समझ सकता है जो ऑलरेडी खेती में है, जो समझ चुका है, देख चुका है। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है और लोगों को चाहिए कि जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। तो दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे आपको बहुत अच्छे फार्मर से मिलाने वाला हूँ। और धन्यवाद सर, आपका टाइम, आपके समय के लिए धन्यवाद।